अच्छा जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 22 इनहेरिटेंस। आपको बताया गया था, कल हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़े जीन्स और लील के बारे में। आज हमने मेंडल्स के लॉज पढ़ने हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इस गरीब का जो पूरा नाम था ना, वो था ग्रेगर जोहान मेंडल नाम था इसका। और इसने जो उम्र पाई ना 1822 से लेकर 1884 तक, 1822 से लेकर 1884 तक इसकी जो इस दुनिया फानी में जो जितना अरसा उसने गुजारा। बेसिकली मेंडल, आप याद रखिएगा, एक मॉन्क था, मॉन्क प्राइस था, पादरी था। ठीक है, पादरी, ईसाइयों का पादरी नहीं होता, ठीक है, जो जिस तरह हमारी मसाजिद में मौलवी हजरात होते हैं ना, तो ये ईसाइयों का एक पादरी था, मॉन्क था। ठीक है, इसने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दी है और इसने इस्तेमाल किया क्या, पाइजम सेटिवम। पाइजम सेटिवम, इट इज कॉल्ड पी प्लांट। ये क्या चीज था? मटर का पौधा। क्या था? मटर का पौधा, पाइजम सेटिवम इसका साइंटिफिक नेम है। इसका नाम है पाइजम सेटिवम। ठीक है, मटर का पौधा इसने इस्तेमाल किया और इसने मटर के पौधा इस्तेमाल करके दो लॉज दे दिए। वो दो लॉज कौन से थे? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस तरह स्केच में आपको लिखवाया जा रहा है ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड भी कर सके और मेरे लिए भी आसानी होगी। नाम उसने इस्तेमाल क्या किया? पाइजम सेटिवम, मटर का पौधा, और उसने मटर का पौधा इस्तेमाल करके दो लॉ दे दिए। मॉन्क प्राइस था, ये भी माइंड में याद रखिएगा कि पादरी था। और दो इसने लॉ दिए, एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसने दिया। ठीक है, आज हम कोशिश करेंगे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकें। बच्चे गौर कीजिएगा, बड़ा इजी सा कंसेप्ट है, बहुत इजी है। उसके लिए उसका वर्किंग बहुत, मैं कहता हूँ कि सोने के रूप में लिखे जाने के काबिल है। लेकिन यह है कि हमारे लिए भी अंडरस्टैंड करना इतना मुश्किल नहीं है। एक दफा जरा गौर से समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब ऐसा था कि आपके माइंड में एक सवाल आना चाहिए, यार सर, वाई पाइजम सेटिवम, वाई मटर का पौधा, मटर का पौधा ही क्यों इस्तेमाल किया? आपके माइंड में यह सवाल आना चाहिए कि मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों इस्तेमाल किया। सुनिएगा, वाई पाइजम सेटिवम, वाई पी प्लांट। एक हेडिंग बनती है ना, आपके दिमाग में सवाल आता है, सर वाकई मटर के पौधे के अलावा भी 500 किस्म के अगर पौधे पाए जाते हैं तो मटर के पौधे इस्तेमाल करने की वजह क्या है? याद रखिएगा, सबसे पहली वजह क्या है? ये बायसेक्सुअल था। दैट मीन्स के यहां पे स्टेमन भी था और कार्पल भी था। पहली वजह क्या है? हरमैफ्रोडाइट थे ये। हरमैफ्रोडाइट की टर्मिनोलॉजी लिखें, ये हरमैफ्रोडाइट थे, बायसेक्सुअल थे। इसमें मेल भी था और फीमेल भी था, स्टेमन भी था, कार्पल भी था। दूसरी बात, मटर का पौधा इस्तेमाल करने की वजूहत बता रहा हूं। कोई पूछे वजह क्या थी? पहले ये वजह थी कि बायसेक्सुअल था। दूसरी वजह थी क्या? क्रॉस एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन बोथ इसमें होती थी। दोनों फर्टिलाइजेशन यहां पे होती हैं मटर के पौधे में, दोनों, क्रॉस भी होती है और सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होती है। तीसरा, इसकी कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं। कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं। कंट्रास्टिंग ट्रेड्स क्या चीजें आगे जाके आपको बताते हैं, इसके बाद हम वही हेडिंग बनाते हैं कंट्रास्टिंग ट्रेड्स की। चौथा, इसका जो जनरेशन गैप है ना, जो मेन मैं समझता हूं कि मेंडल ने इसको इस्तेमाल किया होगा उस वक्त, उसके दिमाग में एक जनरेशन गैप आया होगा कि इसकी नई नस्ल बहुत जल्दी पैदा हो जाती है, बहुत जल्दी इसकी नई नस्ल पैदा हो जाती है। दैट्स व्हाई इसने मटर का पौधा इस्तेमाल किया है। चौथा क्या इसका था? जनरेशन गैप। ये वाइस पाइजम सेटिवम, मैं बता रहा हूं कि मटर का पौधा ही क्यों इस्तेमाल किया गया कि पहला ये बायसेक्सुअल था, क्रॉस और सेल्फ फर्टिलाइजेशन दोनों होती थी, कंट्रास्टिंग ट्रेड से, जनरेशन गैप इसका शॉर्ट था, शॉर्ट जनरेशन गैप लिख लें, शॉर्ट जनरेशन गैप। और पांचवी वजह, इसमें क्रोमोसोम्स कितने थे? क्रोमोसोम्स की तादाद यहां पे कितनी थी? 14। इसके क्रोमोसोम्स कितने थे? 14। ये 7 वजूहात, ये 5 वजूहात थी जिसकी बिना पर आपको अमूमी तौर पे एक वजह पता है जी कि इसका जनरेशन गैप कम है जी, तभी सर उसने इस्तेमाल किया मटर का पौधा। लेकिन बाकी वजूहात भी बादियों नजर में सही हैं, इनसे भी इनहराफ नहीं किया जा सकता कि यार
क्रोमोसोम की तादाद भी आपके पास 14 थी, जनरेशन गैप कम था, कंट्रास्टिंग ट्रेड थे, क्रॉस एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती थी और बायसेक्सुअल था। समझ आ गई? अब बच्चे कंट्रास्टिंग ट्रेड्स क्या है, मटर के पौधे की क्या खासियत है, मटर के पौधे के कंट्रास्टिंग ट्रेड्स क्या होते हैं? याद रखिएगा, हाइट आपको बताया, आपके आई कलर को कंट्रोल करने वाली जीन एक के एलील्स दो हैं। इसी तरह मटर के पौधे की दो हाइट्स थी, एक था टॉल और दूसरा क्या था, स्मॉल या शॉर्ट या डवार्फ भी आपकी किसी जगह पे लिखा हुआ है, डवार्फ। इसकी हाइट, ये इसके ट्रेड्स आ रहे हैं, कंट्रास्टिंग ट्रेड थे। कुछ मटर के पौधे छोटे कद के थे, कुछ मटर के पौधे बड़े कद के थे। पहली इसका कंट्रास्टिंग ट्रेड क्या है, हाइट। फिर उसके बाद फ्लावर कलर, इसका जो फ्लावर कलर था वो भी दो तरह का था। क्या क्या कलर थे, पर्पल और व्हाइट, पर्पल और व्हाइट। बच्चे दूसरी वजह क्या थी, दूसरा इसका कंट्रास्टिंग ट्रेड क्या है, फ्लावर कलर आपके पास क्या था, पर्पल भी था और व्हाइट भी था। इसकी पोजीशन क्या है, एक्सियल भी मटर का पौधा निकलता है और टर्मिनल भी होता है जी। एक्सियल आपकी ये शाख है, यहां से मटर की दाने बाहर आ रहे हैं, और टर्मिनल जहां पे शाख एंड हो रही वहां से भी बाहर आता था। चौथा पोड शेप, पोड किसको कहते हैं, फली नहीं होती मटर के अंदर की जो फली है, पोड शेप। पोड की शेप किसकी तरह थी, फ्लैटेड थी, फ्लैटेड और स्कैटर्ड। फ्लैटेड इस तरह की शेप बनी हुई थी और स्कैटर्ड इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी शेप थी, पोड शेप फली का। फिर पोड कलर, पोड का कलर क्या था, ग्रीन भी था और येलो भी था। फिर उसके बाद सीड शेप राउंड भी थी, रिंकल्ड भी थी, राउंड गोल रिंकल्ड। आपको बताया, बहुत देर आपका हाथ पानी में हो तो आपके आगे उंगली पे झुर्रियां पड़ जाती है, उस तरह की शेप रिंकल्ड होती है, ठीक है, सीड शेप। और फिर आपके पास जो इसका सातवां कंट्रास्टिंग ट्रेड था, सीड कलर, वो क्या था, ग्रीन भी था और येलो भी था। ये 7 किस्म के कंट्रास्टिंग ट्रेड जो सिर्फ मटर में ही पाए जाते थे। दैट्स व्हाई मेंडल यूज्ड पी प्लांट। इसी वजह से मेंडल ने मटर का पौधा इस्तेमाल किया कि यार ये सारी जो इसके ट्रेड्स हैं, ये वह पौधा है जिसमें ये ट्रेड्स पाए जाते हैं। समझ आ गई बात की? अब उसने किया क्या, अब उसकी वर्किंग हम यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। बेसिकली वो था पादरी, एक वो चर्च का पादरी था, उसने इसकी ट्रू ब्रीडर्स लिए और उसने अपने वहां पे ना चर्च के बाहर इसकी एक नर्सरी उगाई। किसकी, मटर के पौधे की। उसने इसकी एक नर्सरी उगाई। उसने फॉर एग्जांपल एक हम कंट्रास्टिंग ट्रेड ले लेते हैं, एक कंट्रास्टिंग ट्रेड हम ले लेते हैं मिसाल के तौर पे सीड शेप, क्योंकि आपकी बुक यही ले रही है तो हम भी ये लेते हैं। सीड शेप, राउंड और रिंकल्ड। उसने क्या देखा, उसने क्या किया कि उसने राउंड कलर के अलावा मटर के पौधे लगाए, रिंकल्ड शेप के अलावा। टॉल पौधे उसने एक अलावा क्यारी में उगा दिया, शॉर्ट पौधे एक उसने अलावा क्यारी में ला दी। उसने अलग कंट्रास्टिंग ट्रेड की मिसाल के तौर पे इसके अगर 14 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स बन गए, 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड है तो आगे 14 उसके वो बन जाते हैं, तो उसने 14 किस्म की अलग नर्सरियां उगा दी और इसने उसके ट्रू ब्रीडर्स बनाए इसके। अच्छा बच्चे इधर सुनिएगा, उसने 14 किस्म की अलग क्यारियां उगा के उसने राउंड सीड शेप अलग उगा दिए, टॉल अलग लगा दिए, रिंकल्ड अलग, और उसने इसको अलग अलग कर दिया। उसने देखा कि जो टॉल शेप, मिसाल के तौर पे मेरे पास जो टॉल है ना, इसको मैं शो करूंगा कैपिटल टी से, और जो मेरे पास डवार्फ है, जरा समझिएगा बच्चे, लिखिएगा बाद में, उसको मैं शो करूंगा स्मॉल टी से। उसने टॉल पौधे एक लादा क्यारी में उगा दिए, उसने स्मॉल पौधे एक लादा क्यारी में लगा दिया। अब जब उसने यहां से इन दोनों का क्रॉस करवाया ना,
उसने जब यहाँ पे इन दोनों का क्रॉस करवाया, पेरेंट जो पहला पेरेंट था, पहला पेरेंट मिसाल के तौर पे उसने दो जो सीड शेप ली, राउंड जो ली ना, राउंड को उसने कहा जी ये कैपिटल आर है, ये क्या है कैपिटल आर, और रिंकल्ड को उसने कहा ये क्या है स्मॉल आर, ये क्या है स्मॉल आर। बच्चे मेरी बात पे गौर कीजिएगा, यहां पे देखा कि जब उसने टॉल का टॉल के साथ क्रॉस करवाया, उसने ये देखा कि जो टॉल थे ना उनके आगे से सारे बेबी कितने हुए, सारे टॉल, और जो डवार थे या शॉर्ट थे से आगे से उसकी जितनी नस्ल थी वो सारी क्या होगी, सारी शॉर्ट। यहां तक तो बात ठीक थी, यहां तक मेंडल को कोई परेशानी नहीं हुई। अब उसने कहा जी कि आप ऐसा करते हैं, ये जो सेम ट्रेड्स हैं, मिसाल के तौर पे दो आपके पास राउंड और जो दो रिंकल्ड है, उसने राउंड अलग लिए, रिंकल्ड इनके उसने आपस में क्रॉस करवाया, उसने इन पेरेंट्स का आपस में क्रॉस करवाया। सबसे पहले याद रखिएगा ये अलग-अलग गेमीट्स बनाए जाते हैं, कैपिटल आर अलग हो जाता है, ये कैपिटल आर अलग, ये स्मॉल आर अलग और ये स्मॉल आर अलग हो जाता है। उसने इनका आपस में क्रॉस करवाया। आपकी बुक पुनेट स्क्वायर नहीं बनाती, आप लोगों ने पुनेट स्क्वायर बनाना ताकि आपके लिए आसानी हो। पुनेट स्क्वायर, ठीक है, पुनेट स्क्वायर का नाम सुना है, पुनेट स्क्वायर बनाना है आपने, कैपिटल आर स्मॉल आर, दो कैपिटल आर दो स्मॉल आर, ये पुनेट स्क्वायर बनाया जा रहा है बच्चे। जब उसने सुनिएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, अब ऐसा था कि जो कैपिटल आर है वो डोमिनेंट है, कैपिटल आर तो वो नजर आ रहा है, वही उसी जब उसने इन दो का आपस में क्रॉस किया, उसने देखा कि चारों के चार बच्चे थे वो सारे क्या थे राउंड। जब उसने इनका क्रॉस करवाया आपस में, राउंड और रिंकल्ड का क्रॉस करवाया, तो उसने देखा कि चारों के चार बच्चे यहां पे कैपिटल आर और स्मॉल आर में कैपिटल आर डोमिनेंट है। डेट मींस कि यहां पे जो आपका सीड है, सीड की जो शेप है वो राउंड आई है। रिंकल्ड स्मॉल आर जो है ना वो रिसेसिव एलील है, स्मॉल आर शो नहीं हो रही। अच्छा बच्चे देखिएगा जरा गौर करें, इधर देखें, कैपिटल आर आपके पास डोमिनेंट एलील है, स्मॉल आर आपके पास रिसेसिव एलील है। जो चारों बच्चे शो हुए ना, जो नई जनरेशन आई, इसको हम फीलियल 1 का नाम देते हैं, किसका F1 का, फीलियल 1। ये जो नई जनरेशन आई उसमें जो चारों पौधे थे वो क्या थे, राउंड। कैसे राउंड सर, कैपिटल आर डोमिनेंट है, आपको बताया, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल, मतलब ये चारों बच्चे हमारे पास क्या आगे राउंड। यहां तक मेंडल को कोई परेशानी नहीं हुई, ये फीलियल 1 आ गया। दो पेरेंट्स जो आपस में मिले, उन पेरेंट्स के मिलने से आपके पास फीलियल 1 आ गया, यहां तक मेंडल को कोई परेशानी नहीं हुई। इसके बाद मेंडल ने कहा जी कि अगर हम ऐसा करें, हम क्रॉस करवाएं किसका, F1 मल्टीप्लाई बाय F1, फीलियल 1 का आपस में क्रॉस करवा दें, फीलियल 1 का आपस में क्रॉस करवा दें, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर, यहां से दो बच्चे लें और इनका आपस में क्रॉस करवा दें। जब उसने यहां से दोबारा दो बच्चे उठाए और इनका उसने आपस में क्रॉस करवाया, दैट मीन्स कि कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। अब उसने क्या देखा, उसने कहा आर आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। अब उसने कहा भाई साहब बात ऐसी है, एक दो तीन, तीन बच्चे अब क्या आगे राउंड, और चौथा बच्चा आपके पास आ गया रिंकल्ड। ये आपके पास दोनों स्मॉल आर आ गए, दैट मीन्स कि यहां पे रिंकल्ड एलील डोमिनेंट है, और यहां पे कैपिटल आर तो अपने ऊपर किसी को अभी नहीं होने देगा। कैपिटल आर में आपके पास जो एलील आपकी है वो राउंड ही डोमिनेंट है, लेकिन यहां पे चौथा बच्चा आपके पास क्या आ गया, रिंकल्ड। जब उसने दो सेम गेमीट्स को आपस में वो करवाया, क्रॉस करवाया, तब उसने देखा कि चारों बच्चों में जो रिंकल्ड था वो रिसेसिव हो गया, वो किसी में भी शो नहीं हुआ, वो किसी बच्चे में भी वो सलाहियत शो नहीं हुई। उसके बाद जब उसने आपस में फीलियल 1 का क्रॉस करवाया, तो उसने देखा जी कि तीन बच्चे क्या थे और एक बच्चा क्या था, रिंकल्ड। उसने कहा यार अब जो रेशो आई ना आपके पास वो क्या आई, 3 रेशो, मतलब 75% आपका राउंड था और 1% मतलब 25% आपका क्या था, रिंकल्ड। तो अब इस तरह बच्चों की उसने कहा जी कि यही मतलब साइंटिफिकली भी, और आप अगर देखें
मिसाल के तौर पे कई लोग होते हैं जिनको जेनेटिकली बीमारियां आपकी नस्ल टू नस्ल ट्रांसफर होती हैं, नस्ल टू नस्ल ट्रांसफर। अब देखें ना, ये आपके पास 1 2 3 4 लादा बच्चा आ गए। अब जब इनका क्रॉस करवाएंगे आपस में, ये नस्ल आगे से इनका क्रॉस करवाएंगे, इनका क्रॉस करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये बच्चा, हम फर्ज कर लेते हैं कि ये बच्चा डिसेबल है, इस बच्चे को कोई ना कोई माजूरी है, कोई ना कोई बीमारी है। अब जब इनका दोनों रिलेटिव को आपस में क्रॉस करवाया जाएगा, दैट मीन्स के सारे बच्चे आगे से क्या होंगे, सारे बीमार आएंगे ना। सर ये सारे कारनामा किसका था, मेंडल के सारे। हम तो कहते हैं जी कि जो अल्लाह की तरफ से हो रहा है, लेकिन साइंस भी किसी बला का नाम है। साइंस भी बताती है सर अल्लाह की मर्जी तो है, अल्लाह की मर्जी के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन साइंटिफिकली भी कुछ चीजें प्रूव हो जाती हैं, ठीक है। दैट मीन्स के साइंस भी आपको बता रही है। देखे ना, पहले उसने राउंड रिंकल लिया और चारों बच्चे आपके ठीक, चारों बच्चे आपके बिल्कुल हेल्दी राउंड आ गए, ठीक है। और फिर उसने क्या किया, राउंड रिंकल लिया और उसने देखा जी 3 बच्चे ठीक है, एक बच्चा आपका रिंकल्ड आ गया। ये नहीं खराब नहीं आया, मैं आपको वैसे वो बता रहा हूं कि रिंकल्ड आ गया, उसमें 1 मटर की उसमें झुर्रियां थी। फिर जब अगर आपने इसका क्रॉस करवाया, यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है जी कि इसके चारों के 4 बच्चे ठीक होंगे, चारों के 4 रिंकल्ड आएंगे। जब मैं इसका आपस में क्रॉस कराऊंगा तो फिर वही बात है, इसका क्रॉस कराऊंगा फिर वही बात है। लेकिन इस गरीब का जब क्रॉस करवाया जाएगा तो आगे से इसकी सारी नस्ल क्या होगी, रिंकल्ड ही, ठीक है। तो ये सारा कारनामा किसके बरोने मिन्नत है, मेंडल के। और उसने इनको सेग्रीगेट कर दिया, सेग्रीगेट किया, लादा इसको बता दिया जी कि ये काम हो तो देन ये होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको मेंडल्स का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझ आया होगा। इंपॉर्टेंट लॉ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.